ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जिला कांग्रेस ने धान खरीदी अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर को सौंपा। कहा गया कि जिन किसानों के पास समितियों में धान बेचने का अधिकृत अनाज नहीं है, उन किसानों को भी समितियों में तौल होने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि समितियों में धान खरीदी की व्यवस्था मुनाफाखोरी की तरफ झुक गई है। धान की तौल होने के बाद भी किसानों को अलग अलग बहाने बनाकर भुगतान टाला जा रहा है, जबकि दूसरी ओर किसान मजबूर होकर औने पौने दाम पर निजी व्यापारियों को अपना धान बेचने को विवश है। इससे समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सरकारी मंशा प्रभावित हो रही है और बिचौलियों को फायदा मिल रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार योजना बना रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर समितियों के अधिकारी कर्मचारी ही सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। कई केंद्रों पर खरीदी के नाम पर घंटों लाइन लगने के बाद भी किसानों को बिना तौल के लौटा दिया जाता है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था और गोदामों में स्टॉक प्रबंधन की ढिलाई के कारण भी धान खरीदी प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की आय और समय दोनों की हानि हो रही है। जिला कलेक्टर बिलासपुर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जिस तरीके से जिले में धान खरीदी की अव्यवस्था, धान खरीदी केंद्रों में इतनी अव्यवस्था हो गई है कि किसान धान को कटाई करके लेकर जा रहे हैं, न उनको टोकन प्राप्त हो रहा है। धान खरीदी केंद्रों में ताला लगा है, जबकि सरकार ने 15 तारीख से धान खरीदी की घोषणा की है। जो किसान धान को काट के रखा हुआ है और लगातार धान खरीदी केंद्रों में 140 धान खरीदी केंद्र इस बिलासपुर जिले में है, उसके बाद भी आधे से अधिक धान खरीदी केंद्र में अभी बंद है। क्या इनके हड़ताल से और शासन के अधिकारियों के स्ट्राइक से किसानों का क्या संबंध है? किसानों को तो अपना धान बेचने का संबंध है और किसान परेशान हैं। धान खरीदी केंद्र में न वहाँ अभी भी पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न धान खरीदी केंद्र को समतल किया गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। धान खरीदी केंद्रों में लगातार किसानों को धान बेचने से लेकर संबंधित लोगों को हम लोग सुविधा भी उपलब्ध कराते थे। यहाँ तो धान खरीदी केंद्रों का ताला नहीं खुला है और सरकार 15 तारीख से धान खरीदी करने का ढिंडोरा पीट रही है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन ऑपरेटरों की हड़ताल ने कई धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। हड़ताल के कारण अधिकांश सोसाइटी में खरीदी प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे किसानों को लंबी प्रतीक्षा और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रों में कंप्यूटर एंट्री और तौल पर्ची जारी करने का काम प्रभावित होने से खरीदी की रफ्तार पर भी असर दिखाई दे रहा है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को धान खरीदी केंद्रों में तैनात किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को परेशानी ना हो और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। इसके बावजूद किसानों का कहना है कि 4 दिनों के बाद भी व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है और उन्हें बार बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उधर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि राज्य सरकार किसानों की धान खरीदी को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और सक्रिय है। उनके अनुसार धान खरीदी केंद्रों में किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं है और जो भी तकनीकी या व्यवस्थागत दिक्कतें सामने आई हैं, उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों का पूरा धान खरीदेगी और किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, नियत तिथि पे चालू होगी धान खेती। सबका एक एक दाना जो उन्होंने संकल्प लिया है शुरू से ही, और सबके साथ न्याय होगा, सबके धान खरीद जाएंगे। धान खरीदी की व्यवस्था भी अभी चालू हुई है, दिनों दिन ये और भी व्यवस्थित होते जाएगा। सहकारी समिति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सभी कर्मचारियों ने धान खरीदी व्यवस्था को देखते हुए तुरंत काम पर लौटने की सहमति जताई। प्रशासन की ओर से बार बार काम पर लौटने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद संघ ने सामूहिक निर्णय लेते हुए हड़ताल रोकने की घोषणा की। हड़ताल स्थगित होने के बाद जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में आज से काम पुनः शुरू हो गया है। कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होने से अब तौल, पंजीयन और भुगतान की प्रक्रियाएं फिर से गति पकड़ने लगी है। हड़ताल के कारण पिछले कई दिनों से खरीदी केंद्रों में व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबे समय तक
का इंतजार करना पड़ रहा था। कर्मचारियों की वापसी से प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि धान खरीदी का पूरा सिस्टम अब दोबारा पटरी पर लौट आएगा और लक्ष्य के अनुरूप खरीदी की जा सकेगी। दूसरी ओर कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है और वे उनके समाधान के लिए आगे भी प्रशासन से बातचीत जारी रखेंगे। संघ ने कहा है कि यदि ठोस निर्णय नहीं हुए तो भविष्य में फिर से आंदोलन पर जाने का विकल्प खुला रहेगा। खाद्य विभाग में 16 दिन से चल रही कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने हड़ताल वापस ले ली है। आंदोलन खत्म होने के साथ ही विभाग के कामकाज के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक हड़ताल की वजह से धान खरीदी, राशन वितरण, ऑनलाइन एंट्री सहित कई तकनीकी काम प्रभावित हो रहे थे, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल खत्म होने के साथ ही अब प्रशासन के सामने कंप्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी दोबारा लगाने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। निजी कंपनी के माध्यम से कार्यरत कई ऑपरेटर अपनी पुरानी जगह पर वापस नहीं जाना चाहते। वहीं कुछ के मामले में कंपनी स्तर पर भी पुनः ज्वाइनिंग को लेकर दिक्कतें बताई जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को सभी ऑपरेटरों की तैनाती नए सिरे से व्यवस्थित तरीके से करने की जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि धान खरीदी, राशन वितरण एवं डेटा एंट्री जैसे अहम काम बिना किसी रुकावट के दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके। जिला खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभाग में कार्यरत 140 कंप्यूटर ऑपरेटरों को पिछली ड्यूटी लोकेशन पर नहीं भेजा जाएगा। इस बार सभी ऑपरेटरों की पोस्टिंग नई जगहों पर की जाएगी, जिससे कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में हड़ताल जैसी स्थिति से निपटना आसान हो सके। जिन केंद्रों पर हड़ताल के कारण काम पूरी तरह ठप पड़ा था, वहां प्राथमिकता के आधार पर ऑपरेटरों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी ऑपरेटर नई जगह पर ज्वाइन कर लेंगे, जिसके बाद विभागीय कार्य और जन सेवाएं सामान्य स्थिति में लौट आएंगी। जिले में 140 उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें से कल तक 17 उपार्जन केंद्रों में किसानों के द्वारा धान गई थी और उनका खरीदी भी कर लिया गया। आज के लिए 58 जगह पर धान खरीदी के लिए टोकन कटा हुआ है, तो उन सभी जगहों पर आज धान खरीदी की जाएगी। हमारे ज़िले पे वो समिति प्रबंधक हड़ताल वापस आ गए हैं, हड़ताल से वापस आ गए हैं, तो अब धान खरीदी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले भी जिन भी समितियों पे किसानों के द्वारा टोकन कटाया गया था, वहाँ खरीदी के लिए आरईओस के माध्यम से खरीदी की जा रही थी। अब चूंकि वापस आ ही गए हैं, तो और भी बहुत अच्छे तरीके से। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा को केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संस्था की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग की गई है कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में शराब एवं मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इस दिन को राष्ट्रीय शुष्क दिवस घोषित किया जाए। प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान समय में 14 अप्रैल को खुलेआम शराब और मांस की बिक्री होने से आम लोगों में रोष व्याप्त रहता है। यदि इस दिन देश भर में प्रतिबंध लगाया जाए तो यह बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी क्रम में संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरु घासीदास जी का मनखे मनखे एक समान का संदेश आज भी समाज को एकता, समरसता और जागरूकता की दिशा में जोड़ता है। इस दिन छत्तीसगढ़ भर में भव्य शोभा यात्राएं और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा दिया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष सहित केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संस्था के अनेक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रायपुर मंडल ने हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में पावर ब्लॉक लेकर विकास कार्यों का हवाला दिया है, लेकिन इससे आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन बार बार अधोसंरचना सुधार के नाम पर ट्रेनों को रोक रहा है, जिससे दैनिक यात्रियों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो रही है। 20, 22 और 23 नवंबर के लिए किए गए पावर ब्लॉक के कारण रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर, गेवरा रोड, बिलासपुर रायपुर, कोरबा रायपुर और रायपुर इतवारी रूट पर चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेगी। इससे सुबह शाम काम पर जाने वाले यात्रियों, छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों को वैकल्पिक साधन खोजने में भारी दिक्कत हुई। इतना ही नहीं, झारसुगड़ा गोंदिया मार्ग की मेमू सेवाएं भी बीच में बिलासपुर में ही समाप्त कर दी गई है। वहीं गोंदिया से झारसुगड़ा जाने वाली मेमू को भी बिलासपुर से शुरू करने की मजबूरी बनी, जिससे गोंदिया और बिलासपुर के बीच ट्रेन सुविधा पूरी तरह ठप रही। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे बिना उचित तैयारी के ब्लॉक
ब्लॉक लेता है और न ही समय पर सूचना देता है। अव्यवस्थित संचालन से लगातार यात्रा में देरी, भीड़ और असुविधा बढ़ रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे विकास कार्यों के नाम पर बार बार परेशान करने के बजाय व्यवस्थित और यात्री हितैषी योजना बनाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधोसंरचना विकास में लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यस्त रेल मार्ग पर ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 206 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 155 किलोमीटर से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। सारागांव देवरी स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने हेतु प्री एनआई और एनआई कार्य सफलतापूर्वक किए गए। इस दौरान 2 पुराने टर्नआउट हटाकर 4 नए टर्नआउट स्थापित किए गए। साथ ही लगभग 1100 मीटर नई लाइन बिछाकर एक अतिरिक्त लूप लाइन तैयार की गई, जिससे अधिक ट्रेनों का सुचारू परिचालन संभव होगा। स्टेशन को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, डुअल वीडियो कवच रेडी इंटरफेस और उन्नत पॉइंट हजार्ड सर्किट जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाएं स्थापित की गई है। इस स्टेशन की परिचालन क्षमता और सुरक्षा स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इस कार्य में 300 से अधिक कर्मियों, 10 इंजीनियरों, स्टेशन मास्टर्स और मुख्य यातायात निरीक्षकों ने ठंडे मौसम में भी निरंतर मेहनत की। परियोजना पूरी होने पर रेल सेवाओं की क्षमता में बड़ा सुधार होगा और यात्रियों को और अधिक सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। उसलापुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली, मनमाना शुल्क और बदसलूकी के मामले थम नहीं रहे हैं। गरीब नवाज एंटरप्राइजेस को मिला मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका रीवा की पार्टी को पेटी में दे दिया गया और उसने आगे इसे स्थानीय गुंडा तत्वों के हवाले कर दिया। 3 स्तरीय इस ठेका प्रणाली का नतीजा है कि जवाबदेही खत्म हो चुकी है और रोजाना, साप्ताहिक व मासिक पार्किंग पास की कीमत मनमाने तरीके से वसूली जा रही है। बूम बैरियर व ड्रॉप एंड गो के नाम पर भी अतिरिक्त पैसा वसूले जाने की शिकायतें बढ़ रही है। शिकायतों के बढ़ने पर बिलासपुर रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि स्टेशन रेल मंडल 139 और सोशल मीडिया और लगातार शिकायतें मिल रही है। उनके अनुसार प्रमाणित शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और पार्किंग शुल्क की रेलवे अनुमोदित रेट लिस्ट सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि गाड़ी लगाते समय अधिकृत रेट देखें और समझें। वहीं ठेकेदार को स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे के दावों के बावजूद उसलापुर स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली और दबंगई का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि यह ठेका से ठेका होती इस पेटी प्रणाली पर कब रोक लगेगी और यात्रियों को बिना डर, धमकी और मनमानी शुल्क से कब राहत मिल पाएगी। विभिन्न प्रकार के कंप्लेंट स्टेशन स्तर से या रेल मदद के थ्रू या 139 के थ्रू या एक्स या ट्विटर के थ्रू विभिन्न माध्यमों से जो भी कंप्लेंट मिलता है उन सब पर कार्रवाई होती है। बहुत बार भ्रामक भी कंप्लेंट्स रहते हैं जहाँ पे कि किसी अल्टेरियर मोटिव को लेकर के कंप्लेन किया जाता है, तो वैसे भी आते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो भी रिपोर्टेड कंप्लेंट्स हैं कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं है जिस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई किया जा रहा है और चीज़ों को नियंत्रित रखा गया है। चार्जेस जो है रेट लिस्ट वो रेलवे का अप्रूव्ड रेट लिस्ट है और वहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले पे लगा हुआ है। तो जितना जिम्मेदारी एक पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को बताने का है उतनी जिम्मेदारी आपका भी है कि आप जब गाड़ी लगाएं तो आप सुनिश्चित करें कि आप कौन सा दर आप पे एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे अनोखे प्रकार से घंटों में स्लैब में बटा हुआ है, वो आप ही की सहूलियत के लिए। तो ये आपका एक दायित्व है कि आप समझें कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं और आप पे कौन सा दर एप्लीकेबल होगा। तो इसको समझ बूझ करके आप उसमें करें ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं हो। और निर्देश भी दिया गया है कि ऐसा कोई भी जानकारी लेने वाले को पूरा जानकारी दिया जाए। बेल्हा रेल फाटक नगर वासियों के लिए मुसीबत बन चुका है। यहाँ रोज इसी तरह लोग जाम में फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को जो साइकिल के लिए फाटक के पास लगी भीड़ में फंस जाते हैं। हम आपको बता दें कि रेल फाटक पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। अंडरब्रिज के नहीं बनने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते प्रस्तावित अंडरब्रिज आज तक नहीं बन सका, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग, जिनमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर वर्ग, देर तक फाटक बंद रहने से रोजाना परेशान होते हैं। बिलासपुर वन विभाग ने कोपरा जलाशय को संरक्षण का विशेष दर्जा देने की पहल शुरू की है। रेंजर शुभम मिश्रा के अनुसार लगभग 131 हेक्टेयर क्षेत्र को रोंगसर साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा।
इससे जलाशय और उसके आसपास के प्राकृतिक आवास को विशेष सुरक्षा मिलेगी तथा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कोपरा जलाशय में प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां अभी 27 प्रजातियां दर्ज की गई है, जिनमें ओपनबिल स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, बार हेडेड गुज सहित कई दुर्लभ पक्षी शामिल है। सर्दियों में एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों से आने वाले ये पक्षी जलाशय के शांत और अनुकूल वातावरण को पसंद करते हैं। विशेष सुरक्षा मिलने से मानवीय हस्तक्षेप और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिससे स्थानीय जैव विविधता को लाभ मिले। संरक्षित क्षेत्र बनने के बाद पक्षियों को सुरक्षित घोंसले, पर्याप्त भोजन और स्वच्छ जल उपलब्ध रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण है। संरक्षित दर्जा मिलने के बाद यहाँ प्रकृति प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफरों को आकर्षण बढ़ेगा। शांत झील, हरियाली और दुर्लभ पक्षियों की उड़ान इसे नया पर्यटन हॉटस्पॉट बना सकती है। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।